खबर रीवा जिले से है, जहां वन विभाग के अनुसंधान एवं विस्तार विभाग में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। यहां हर वर्ष की भांति आयोजित कार्यशाला में दूर दराज एवं संभाग के बाहर के लोग पहुंचकर अपनी बातें रखते हैं। साथ ही विषय के विशेषज्ञों द्वारा अपनी बातें रखी जाती हैं। उक्त कार्यक्रम में पहुंचे वरिष्ठ वैज्ञानिक आरपी जोशी ने अपनी बात रखी। साथ ही औषधीय पौधे विलुप्त न होने पाए उन्हें कैसे संरक्षित किया जाए, इस संबंध में भी चर्चा की। आइए आपको दिखाते हैं आयोजित कार्यक्रम और सुनाते हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक आरपी जोशी के साथ विभाग के अधिकारियों ने क्या कहा है। और जैसा कि हम चाह रहे थे, बिल्कुल उसी दिशा में, उसी गंभीरता के साथ और समयबद्ध तरीके से ही ये कार्यक्रम चल रहा है। सबको अत्यंत आदर की जाए कि कम समय में पक जाए। जैसे सोयाबीन में कई बार पाटा लग जाता है ना, जमती नहीं है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया फसल है कुटकी। देखिएगा, ये वन विभाग मध्य प्रदेश शासन के अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त, जिसको R&D कहते हैं, उसके द्वारा ये प्रतिवर्ष लगभग ये आयोजन किया जाता है और ये वैद्य सम्मेलन के रूप में यहाँ आयोजित होता है। यहाँ पूरे दूर दराज से, संभाग से और संभाग के बाहर से भी अनेक वैद्य आए हुए हैं और वो अपनी अपनी बात, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी कोई विशेषता होती है, वैद्य में भी कोई किसी गुण विशेष के लिए विशेष है, तो वो यहाँ शेयर करते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ विषय विशेषज्ञों के भी व्याख्यान होते हैं। उसी क्रम में मैं कृषि महाविद्यालय रीवा से प्रिंसिपल साइंटिस्ट प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी जोशी यहाँ व्याख्यान के लिए आया था, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर भी है और मैं, जिसको अपन लघु धान्य कहते हैं, जिसमें कोदो, कुटकी, रागी, सावा आते हैं, ये एक प्रकार से औषधि गुणों से युक्त होते हैं, है ना। इनमें अनेक ऐसे तत्व पाए जाते हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पर शेयर की गई कि कैसे हम आसानी से इनको वो कर सकते हैं और बचा सकते हैं, है ना। तो मेरा आपसे आपके माध्यम से समाज से यही कहना है कि यहाँ जो मुख्य बात हो रही है कि औषधि पौधों के दोहन की स्थिति ना बने, कम से कम नौबत बने और हम उनका संरक्षण कैसे कर सकें। कुछ ऐसे बहुमूल्य औषधि पौधे हैं जो विलुप्त के कगार पर हैं, विलुप्ति के कगार पर जो हैं, उनमें हमको पूरे समाज को, और शासन तो कर ही रहा है प्रयास, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको संरक्षित किया जाए। उसमें ये सम्मेलन, ये आज की कार्यशाला एक बहुत अच्छा मील का पत्थर है जो सदैव होता है। बहुत अच्छी बात है आज विज्ञान दिवस के अवसर पर इसका आयोजन और इसका स्थल जो यहाँ औषधियों के पेड़ पौधों के बीच में ही आयोजित किया गया है, वो अपने आप में एक बहुत अच्छा अवसर है। आपने बताया कि हर वर्ष आयोजन किया जाता है, तो जमीनी स्तर में कितना असर देखने को मिल रहा है? जी, देखिए, इसका जमीनी स्तर पर सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोत्साहन मिलता है। ये ऐसे जगहों से वैद्य को खोज के लाते हैं जिन्हें हम सब नहीं जानते, तो वो मिलता है, एक प्रोत्साहन मिलता है कि किस प्रकार से हम जो है उनको और कोई मदद कर सकते हैं, तकनीकी ज्ञान की मदद कर सकते हैं, या किसी प्रकार की उनको कोई वित्तीय मदद है, वो उसकी ज़रूरत है। किसी के पास बहुत अच्छा ज्ञान है तो उसको एक लिंक में ला करके और पूरे स्तर पर उसका अपन वो कर सकते हैं कि प्रोपेगेट कर सकते हैं, उसे और ज़्यादा विस्तारित कर सकते हैं। ये इसका फायदा होता है और मिल रहा है जमीनी स्तर पर, इसका लाभ बहुत अधिक मिल रहा है। फास्ट फूड खा रहे हैं आज के लोग, पुराने जो भी व्यंजन थे पूरी तरफ से। देखिएगा, अभी इस पर एक व्याख्यान हमारे साथ जो एक कोदो मिलेट की भारत सरकार की परियोजना है, 3 वर्ष के लिए स्वीकृत है, उसकी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर श्रीमती मधुलता कुमारी मैडम ने अभी अपने व्याख्यान में बताया कि ये जो फास्ट फूड है, इसके स्थान पर हम अपने विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। हमारे ज्वार, बाजरा, इनको सुपर फूड कहा जाता है। कोदो, कुटकी, रागी, सावा, काकून, चीना और बसारा, इनके भी फास्ट फूड बहुत अच्छे बनते हैं। वो रेडी टू कुक में भी आते हैं और रेडी टू ईट में भी आते हैं, माने सीधा ऐसे उनके पदार्थ बनाए जा सकते हैं जिन्हें हम सीधा खा सकते हैं, या बहुत कम समय में जरा सा उबाल कर या गर्म करके भी उन्हें खाने की अवस्था में ला सकते हैं। हानिकारक कौन सा कितना कंपेयर देखा जाए तो पुराने जो? देखिएगा, अब हम बाजारी उत्पादों के विषय में इतना ही आपसे संकेत कर सकते हैं कि कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं जिनका अगर हमारे युवा भी नहीं, बच्चे जो आरंभिक से खा रहे हैं, उन पर, उनके सेहत पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अच्छे तेल में पके हुए और अच्छे अनाजों से तैयार किए गए इंस्टेंट फूड या ये जो रेडी टू ईट या रेडी टू कुक फूड है, इन्हीं का सेवन करें। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर आरपी जोशी, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रीवा, प्रभारी मिलेट परियोजना। इस आयोजन के 2-3 उद्देश्य हैं।
पहला उद्देश्य तो ये है कि जो हमारे परंपरागत जो है ट्रेडिशनल हीलर्स हैं, वैद्य हैं, जो अपने सदियों से पूर्वजों से अर्जित ज्ञान का उपयोग करते आ रहे हैं इलाज के लिए, वो समय के साथ जो है कम होता जा रहा है, कई जगह लुप्त होता जा रहा है। तो उन चीज़ों को एक सहेजने की बात आती है कि हम उस ज्ञान को जो है बचा पाएँ, उसको समझ पाएँ कि कहाँ पर क्या हो रहा है। दूसरा, जो वन औषधि उपयोग होती है उनके इलाज में, उस औषधि को वो कहाँ से पाते हैं, वो औषधि के आज के क्षेत्र में जंगलों पे क्या स्थितियां हैं, कम हो गई या लुप्त हो गई या बच गई, वो हम लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि उसके जानने के बाद ही हम लोग समझ पाएंगे कि वन औषधियों की अब जंगल में क्या पोजीशन बची है या हम कहाँ पर उसमें काम कर सकते हैं। और तीसरा, इस तरह का जो सम्मेलन है उसमें जो हमारा परंपरागत ज्ञान है और जो वैज्ञानिक ज्ञान है उनका आपस में मिलन होता है। तो चीज़ें जो हैं दोनों तरफ से आती हैं कि वो उनको समझते हैं, उनको समझते हैं, और कुल मिला के एक ऐसा माहौल बनता है जो आगे हमको एक दिशा दे सकता है। कोरोना में आयुर्वेद बहुत कामगार था, लेकिन लोगों तक इसका मैसेज जो है नहीं आ रहा है। आजकल लोग केमिकल्स और फास्ट फूड ज़्यादा खाने में ध्यान दे रहे हैं, पुरानी चीज़ें पूरी तरह। इसके लिए कैसा कदम उठाया गया था कि लोगों को इस बात की जानकारी? इसमें देखिए क्या है कि आवश्यकता ही, नीड ही जो है वो जब आती है तो ही व्यक्ति जो है सचेत होता है। कोरोना के समय ये नीड जो है बहुत ज़बरदस्त थी। जब सारे सिस्टम फेल हो गए थे तब लोगों ने महसूस किया कि हमारी आंतरिक क्षमता है, जो इम्यूनिटी है, वही अंततोगत्वा हमको बचाएगी। और जब ये चीज़ समझ में आई तो केवल और केवल जो है वन औषधि, जिसमें खासतौर से गिलोय अमृता जिसको कहते हैं, उसका इतना ज़बरदस्त उपयोग हुआ। और हम ये समझ पाए कि पेड़ से हमको कितनी ऑक्सीजन मिलती है जब हमने ऑक्सीजन खरीदना चाहा। पर जब कोरोना थोड़ा सा कम होता है तो लोग समय के साथ भूल जाते हैं, पर वो एक लर्निंग होती है, हमको उससे सीख के उस चीज़ को सीख के हमको उसको आगे मजबूत करना है। तो आज कम से कम जो है कोरोना के बाद लोगों को ये ज्ञान हुआ कि हमारे वनौषधि में, हमारे जंगलों में अभी भी वो ताकत है, जो ताकत अभी शायद इतना आधुनिक होने के बाद भी दूसरी जगह से उतना सुलभ नहीं है। लोगों से कैसा अपील करना चाहेंगे? लोगों से अपील हम ये करना चाहेंगे कि जो हमारे जंगलों में जो दुर्लभ औषधियाँ हैं उनके बारे में यदि उनके पास ज्ञान है तो वो हमसे शेयर करें। उन औषधियों को हम कैसे बचा सकते हैं उस पर हम लोग काम करेंगे, कैसे बढ़ा सकते हैं उस पर हम लोग काम करेंगे। और एक आम जनता से, सभी से ये अपील है कि कम से कम जो है साल में 1-2 पेड़ जरूर लगाएं। तो अगर 1-2 पेड़ भी लगाते हैं तो अपने जीवन काल में 40-50-100 पेड़ लगा देंगे, तो वो भी एक बहुत भला काम होगा इस सृष्टि के लिए। थैंक यू।